गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, यूनिट 8 कर रहे थे हम आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें हमने आपका जो लास्ट कंसेप्ट हमने किया था वो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट हमने स्टडी किया था। ठीक है, वहाँ से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जो IUPAC कन्वेंशन है, अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे यदि रिडक्शन होती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, यदि आपकी ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपकी नेगेटिव साइन आप देते हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इलेक्ट्रो जो मोटिव सीरीज़ है, ये कंसेप्ट हमने आपका आज स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ आपके पास क्या होती है वो एक बार देखो। हम क्या करते हैं, हमने मींस स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सबसे पहली बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसका कंसेप्ट आपके पास क्यों आया है। आपको यदि किसी अदर इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, यू हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, तो आप एक ऐसी कन्वेंशन का यूज़ करते हो विच इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का मीनिंग आपके पास होता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू तो आपके पास 0 पुट आप करते हो, उससे कंपेयर करके आपने दूसरे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हो। रिडक्शन रिएक्शन क्यों बोलते हो, उसका रीज़न आपके पास जो होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि इसको हमने जब स्टडी किया था, इसको हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका बोला था। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन का मीनिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन, यहाँ पे एक ही वर्ड का यहाँ पे चेंज है, रिडक्शन रिप्रेजेंट की वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और यदि आप रिएक्शन को अपोजिट वे में लिखते हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप उसको बोल सकते हो। तो ये जर्नल सी बात है, फिर आप उसको बोल दोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दीज रिएक्शन। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, यदि आप बोलते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो मीन्स रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मीन्स जैसे जिंक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। स्टैंडर्ड आपने वर्ड यूज़ किया है, तो रिडक्शन यदि होती है स्टैंडर्ड, यदि आपने वर्ड यूज़ किया तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की यदि आप बात करते हो, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ टेकन एज द पॉजिटिव। तो मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। ओके, लेकिन IUPAC कन्वेंशन ने सिंपल बोला है कि आप वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या स्टैंडर्ड रिडक्शन आप वहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, आपने सिंपल यूज़ करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आपके पास दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप पॉजिटिव साइन देते हो यदि आपके पास रिडक्शन होती है उस इलेक्ट्रोड पे, जिस भी इलेक्ट्रोड की आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है उस पर रिडक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो तब आप जो पोटेंशियल है उसको पॉजिटिव साइन दोगे। लेकिन नेगेटिव साइन हो जाता है यदि आपकी ऑक्सीडेशन होती है उस इलेक्ट्रोड पे जिसके आपने पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आपने जो साइन कन्वेंशन है उसको आपने डेफिनेटली यहाँ से याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं आपको, दिस साइन कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टडी करना था, दिस इज़ द जर्नल थिंग विच आई हैव ऑलरेडी टीच यू। तो यहाँ पे आपने जो स्टडी करना था वो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ का कंसेप्ट हमने करना था। देखो, यदि देखो आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर होती है वो अलग अलग होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ ये सारी की सारी बातें जब हमने स्टार्टिंग में ये चैप्टर आपका स्टडी किया था। ठीक है, या जर्नल से बातें मैं आपको बताती रहती हूँ ये चीज़ें। तो मीन्स जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक कंप्लीट लिस्ट तैयार कर लेनी है। लिस्ट में हम क्या करेंगे, ऐसी लिस्ट जिसमें आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनकी जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप लगाते हो तो उस सीरीज़ को आप बोल देते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, या यू कैन से इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़, या यू कैन से एक्टिविटी। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिटेन इन योर माइंड। ये आपके पास एक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे आपकी दिखाई हुई है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 298 केल्विन पे दिखा रखा है, यहाँ पे वैल्यूज़ आपकी दिखाई हुई हैं। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर है वो डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज़ हो रही है।
ठीक है। यदि आप डाउन से बॉटम से टॉप पे मूव करते हो तो जो स्ट्रेंथ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, और यदि आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो जो स्ट्रेंथ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग एजेंट की वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। तो इस सीरीज़ को जो आप दिखाते हो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़। ठीक है। अब सबसे मेन आपके पास पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ है उसका आपके पास एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहली बात तो यही आ गई, यदि हमें कंपेयर करना है स्ट्रेंथ को कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा, तब आप इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ में वैल्यू को आप जर्नली देख के आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि जो सब्सटेंस आपके टॉप में प्रेजेंट होंगे वो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे जिनकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी, लार्ज पॉजिटिव। जिनकी वैल्यू आपके पास जो बॉटम में प्रेजेंट होंगे जिसकी वैल्यू आपके पास लार्ज नेगेटिव होंगी, मींस वो आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होंगे। तो कंपैरिजन हो गया यहाँ पे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। सेकंड आपके पास आता है यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसमें आपका सेकंड पॉइंट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। कंपैरिजन यदि हमें करना है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का, तो ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी थी कि जैसे जिंक है, जिंक ज़्यादा एक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, मेटल जिसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लो होता है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ठीक है। मेटल जिनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है दे विल ऑक्सीडाइज ईजिली, मींस वो इलेक्ट्रॉन का लूज ईजिली करती हैं। जैसे हमने यहाँ से स्टडी किया था, यदि आप जिंक की बात करते हो, जिंक एंड कॉपर की, तो जिंक की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आपके पास दी होती है नेगेटिव -0.83, कॉपर की वैल्यू आपके पास होती है +0.52। इसका मीनिंग क्या है कि जो जिंक है यदि आप उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो तो जिंक की ऑक्सीडेशन आपके पास जल्दी हो जाती है, क्योंकि जिंक आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होगी तो यही तो चीज़ यहाँ पे बोली हुई है कि जिसकी वैल्यू आपके पास कम होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिंक की कम है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो मीन्स जिंक की जो ऑक्सीडेशन है वो आपके पास इजीली हो जाती है जब हम उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है। तो ये आप रिएक्शन पढ़ के आए हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रिडॉक्स रिएक्शन हमने स्टडी किया था वहाँ पे। ठीक है। अब दिस इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हमें ये कंफर्म करना हो कि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन यदि मौजूद हो एसिड का, तो कौन सी मेटल आपकी हाइड्रोजन जो गैस है उसको लिबरेट करेगी फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितनी भी आपके पास मेटल होती है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हाइड्रोजन से। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि वो आपके पास यदि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है एसिड का तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आपको क्या बोल रही हूँ, जिनकी वैल्यू नेगेटिव, दिस इज़ द हाइड्रोजन को आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया है 0.0, जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो मीन्स दे एक्ट एज द, यही यहाँ पे बोला हुआ है कि दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो हाइड्रोजन गैस को वो लिबरेट करेंगे फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर एसिड। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ईएमएफ को यदि आपने कैलकुलेट करना है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तो उसके लिए भी हम एक्टिविटी सीरीज़ की एप्लीकेशन वहाँ भी आपकी अप्लाई होती है। सबसे पहली बात तो आपके पास ईएमएफ का आपको पता होना चाहिए क्या होती है। मैंने आपको बताया भी था, जब आपके पास क्या होता है, आपके पास करंट फ्लो करता है दो पॉइंट्स के बीच में, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो वहाँ पे आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो जाता है दोनों के बीच में। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका जब वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता तब उसको आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप नाम दे देते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या यू कैन से ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आप इसको बोलते हो सेल पोटेंशियल। ठीक है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, उसमें दो हाफ शेल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड आपके होते हैं। एक का पोटेंशियल आपके पास हाई होता है, दूसरे का पोटेंशियल आपके पास थोड़ा सा कम होता है, तो मीन्स वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों के बीच में।
ठीक है, तो जिसको आपने क्या बोल देना है, ईएमएफ बोल देना है। तो ईएमएफ आपके पास क्या होती है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ शेल्स व्हेन द सेल इज नॉट सेंडिंग करंट, जब वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता, नो करंट कंडीशन वहाँ पे होती है। तो ईएमएफ को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ईएमएफ ई नॉट शेल आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, मीन्स ई कैथोड माइनस ई एनोड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है बाय कन्वेंशन। कैथोड को आप राइट में लेते हो, एनोड को आप लेफ्ट में लेते हो, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि जो ई नॉट शेल है वो ई आर नॉट माइनस ई एल नॉट आपके पास होता है। ठीक है, राइट हमें रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो यदि आपको डिटरमाइन करना है, आपसे कोई पूछता है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट, तो इसके लिए स्टेप होते हैं। सबसे पहली बात, आपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड के लिए आपने रिडक्शन इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू राइट द रिडक्शन इक्वेशन फॉर द बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, और उनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी होती हैं वो आपने लिखनी है। जैसे यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, आपके पास पूछा हुआ है कि आपके पास एक सेल है, प्रिपेयर किया गया है, क्रोमियम रोड को आपने डिप किया है वहाँ पे क्रोमियम सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, और आयरन रोड को आपने डिप किया है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो वहाँ से दोनों की वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम की भी आयरन की भी। तो आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिखी आपने, रिडक्शन हुई आयरन की वैल्यू कितनी है, -0.45 वोल्ट उनकी वैल्यू लिखी, और जो रिएक्शन है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है, बैलेंस द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, अब आपने चार्ज को यहाँ पे बैलेंस करना है। चार्ज को आप बैलेंस कैसे करोगे, यदि आप यहाँ पे आप मूव करते हो तो यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो चार्ज है Fe2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका 0 होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, एक जो क्रोमियम की है उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम है, वो तो एनोड की तरह एक्ट करेगी, दैट विल एक्ट एज अ नोड। ये चीज़ हम अभी एप्लीकेशन में पढ़ के आए हैं। जिसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी वो आपकी कैथोड की तरह एक्ट करेगी। तो अब हमने क्या करना है, दोनों का जो चार्ज है उसको बैलेंस करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ एटम से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे आयरन Fe2 पॉजिटिव को, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रोमियम 3 पॉजिटिव को। तो दोनों का चार्ज बैलेंस, दिस इज़ द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लाई ईच रिडक्शन इक्वेशन बाय सुटेबल इंटीजर सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द। अब हमने क्या करना है, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है उनको आपने यहाँ पे बैलेंस करना है। तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं जब हमने दोनों को यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है उनको बैलेंस हमने किया, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे अल्टीमेटली बैलेंस हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन ऑफ लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम द हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपके पास 2 वैल्यूज़ थी, एक की वैल्यू लो थी, एक की वैल्यू ज़्यादा थी। तो लोअर जो वाली है उसको आपने माइनस कर देना है फ्रॉम द हायर वन। तो मीन्स जो आपके पास थी आयरन की जो वैल्यू थी, आयरन की वैल्यू में से आप माइनस कर दोगे क्रोमियम की वैल्यू को, ई नॉट शेल आप निकालोगे, माइनस 0.45 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से ईएमएफ आपकी निकल जाती है 0.30 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेस्ड आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ये मैंने यहाँ से आपको स्टडी करा दिया है स्टेप बाय स्टेप बता के। बाकी जितने भी आपके पास एग्जाम्पल हैं वो आपने प्रॉब्लम है वो आपने यहाँ से स्टडी करने हैं। ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल में तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, तो लास्ट एप्लीकेशन आती है टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। यदि हमें कंफर्म करना है, यदि आपकी जो ईएमएफ है टोटल वो पॉजिटिव आती है तो उसका मीनिंग ये होता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो आपकी होगी। यदि वैल्यू आपके पास आएगी नेगेटिव तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो आपकी पॉसिबल नहीं होती। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि यदि हमें स्पॉन्टेनिटी का पता करना है कि कोई रिएक्शन आपकी पॉसिबल होती है या नहीं होती है, तो उसके लिए भी आप एक्टिविटी सीरीज़ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है,
इस चैप्टर की जितनी भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई भी कंटेंट आपको समझ ना आया हो, ठीक है, तो आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, थैंक यू।